हेलो दोस्तों, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स की थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना? और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा क्या? निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, इसकी दो कंडीशनें होती हैं। एक तो पहली कंडीशन होती है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसको हम क्या सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज क्या है बेटा, हमारी सेकंड है। सेकंड स्थिति कौन सी है? निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति है, ठीक है ना? जिससे हम आज क्या आज की क्लास में या आज के लेक्चर में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बहुत ही मजेदार तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और बेटा ये टॉपिक और जो हमने पढ़ाया अक्षीय स्थिति में सेकंड क्लास में, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रत्येक साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इस पे हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। और आज आप ये मान के चलो बेटा, क्या आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपकी सेकंड क्लास थी अक्षीय स्थिति, ऐसी क्या है निरक्षीय स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना? नकार नहीं सकते। बहुत ही जबरदस्त आप ये मान के चले 5 नंबर में सेकंड या थर्ड क्लास में से कोई ना कोई सभी टॉपिक हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अक्षीय अथवा निरक्षीय स्थिति। लेकिन आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा बेटा, क्या कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते, ढूँढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप जुगनू बनिए बेटा, किसी सहारे पर निर्भर मत रहिए, ठीक? अपनी मंजिल खुद ब खुद तलाशिए, ठीक है ना? अपनी काबिलियत के दम पर, ठीक? तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो हम अक्षीय स्थिति में बेटा सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज आज हम इसका निपटारा कर देंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए चित्र हम बना दे रहे हैं, आपके सामने बनाएंगे बेटा। क्यों? अगर मैं चाहता तो बेटा चित्र यहाँ पे पहले ही बना के तैयार कर देता, लेकिन वो बात मजा नहीं आता कि आपको कैसे बनाओगे चित्र। देखने में तो निरक्षीय स्थिति का चित्र ये लगता है, भैया ये चित्र कैसे बनेगा? बिल्कुल आसानी से, बहुत सरल तरीके से बना लेंगे बेटा। कैसे? देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ना, तो वैद्युत द्विध्रुव तो बनाना ही पड़ेगा भाई हमें। तो एक हम बना ले रहे हैं यहाँ पर बेटा, क्या वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं। एक हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं बेटा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के ही कारण हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव की उपस्थिति बहुत जरूरी है। हम जानते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या माइनस क्यू और प्लस क्यू बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। और इसके बीच की दूरी बेटा कितनी होती है? 2L होती है। कितनी होती है बेटा? 2L होती है, ठीक है ना? और निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या था बेटा? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो भाई उसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। और बेटा निरक्षीय स्थिति क्या कहलाएगी? अक्ष से हटकर कहीं पर, या हम ये कह लें कि बेटा वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर या लंबवत कोई बिंदु होगा तो भाई उसकी क्या निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में हम बिंदु मान ले रहे हैं बेटा, क्या वहां पर भी हमने मध्य बिंदु से मानी थी, यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु से मानेंगे, ठीक है? हम यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले रहे हैं बेटा, क्या ओ मध्य बिंदु ले रहे हैं हम। यहाँ पर ये बिंदु ले लिया हमने बेटा, क्या ओ बिंदु। तो इसका हमने क्या नाम दिया बेटा? बिंदु का नाम दे दिया ओ, ठीक? यहाँ पर हमने क्या ले लिया? कोई बेटा हमने क्या ले लिया? एक बिंदु पी ले लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना? तो हम क्या काम करते हैं, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले उस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, तो प्लस क्यू के कारण मिला दो इसे। फिर क्या करेंगे बेटा? माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर बेटा, वो प्लस क्यू के कारण क्या होगी? बाहर की ओर होगी। क्यों? इसे हम सेकंड क्लास में अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर क्यों होगी और माइनस आवेश के कारण आवेश की तरफ क्यों होगी, ठीक है ना? सेकंड क्लास अगर आपने नहीं देखी तो बेटा आप सेकंड क्लास देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गई बेटा हमारी, हम इसके मारे मान ले रहे हैं E1 प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमारी E1 है। अब बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण हम ले ले रहे हैं,
माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी, वो ले ले रहे हैं हम बेटा क्या, E2, क्या ले ले रहे हैं, E2, ठीक है ना। ये हम सब बता चुके हैं बेटा सेकंड क्लास में कि माइनस क्यू आवेश के कारण उसकी ओर क्यों होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण उससे दूर की ओर क्यों होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके बारे में हम सेकंड क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में बता चुके हैं, ठीक। ये लाइन कंप्लीट कर लो बेटा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है भाई इसमें, बेटा ये डॉटेड से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बेटा हम क्या करेंगे, भाई बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर करने के लिए, जैसे बेटा या तो ये अपोजिट साइड में होते भाई कि E1 इधर है E2 इधर है, तो जो ज्यादा होता, जो बड़ा मान होता उसमें से हम क्या कम वाला घटा देते, हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते फिर भी हम जोड़ लेते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या बन रही, सर जी या तो यहाँ तो ना तो ये विपरीत डायरेक्शन में है, ना तो एक ही डायरेक्शन में, तो हम क्या करें यार, इसे परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए घटाएं कि जोड़ें, तो हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पर कोई कंडीशन इस समय नहीं बन पा रही है, तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, इसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या करेंगे, वियोजित कर लेंगे। इसका क्षैतिज घटक ले ले रहे हैं हम, ये वाला, इसका क्षैतिज घटक ले ले रहे हैं बेटा, इधर से हम ये क्षैतिज, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो बेटा हमने, अब ये कोण हमने देखो ध्यान से, अगर ये कोण हम थीटा मानेंगे तो ये वाला कोण संगत कोण भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। अगर बेटा ये वाला भी कोण क्या होगा हमारा, थीटा होगा, तो बेटा इसके ये वाला एकांतर कोण समांतर है, कोई दो समांतर रेखाओं कोई तीसरी रेखा काटते हुए त्रियक रेखा कहलाती है, ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते, ठीक है। अब बेटा इसके कारण E1, अब ध्यान सुनो, इसका जो क्षैतिज घटक होगा, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आप कहीं पर यूज कर लेना इसे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करना हो। अब हम चल रहे हैं क्षैतिज घटक के, ये सब वैद्युत प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसका प्रभाव इधर क्षैतिज दिशा में कितना होगा, तो हम क्षैतिज दिशा में निकाल ले रहे हैं इस प्रकार। इसका मतलब हम E1 को इधर लाएंगे, थीटा की डायरेक्शन चलेंगे, जब थीटा की दिशा में चले हम, तब आप क्या करो, तब आपको करना है बेटा कुछ नहीं करना है, E1 कॉज लगा देना, कॉज थीटा, जो कोण है वो कोण रख देना, ठीक। इसी प्रकार अब हम देखेंगे जो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 थी, इसका क्षैतिज डायरेक्शन में कितना प्रभाव, तो हम क्षैतिज में चलेंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं, थीटा की दिशा में जा रहे हैं बेटा, इधर से थीटा की दिशा में जा रहे हैं, जब थीटा की दिशा डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कॉज लगा देंगे भाई, ठीक। इसे लंबवत घटकों में वियोजित कर लो, किसमें बेटा, लंबवत घटकों में। लंबवत घटक ये वाला E1 का इधर हो जाएगा और E2 का इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम E1 देखो अब इस डायरेक्शन में चलेंगे, अब लंबवत घटक ऐसे चलेंगे, मतलब थीटा से दूर भागेंगे, थीटा से दूर भागेंगे, जब थीटा से आपको दूर भागना है तो आप क्या करोगे, उसमें साइन जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे बेटा, साइन, E1 साइन थीटा। इसी प्रकार इधर भागोगे, इधर भी आप थीटा से दूर भागोगे तो इधर E2 साइन थीटा। अब ध्यान रखो बेटा, चित्र समझ में आ गया, बस डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है भाई, चित्र समझ लो बस बढ़िया से। बेटा अब इन दोनों का हम क्या मान लेना, ये किसके बराबर है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब ध्यान से सुनो, अब सर जी बात, अब बेटा बात ये आ रही है, आपको लगेगा सर जी इसका मतलब अब ये आप हमें ये बता दो, जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तो ध्यान से सुनो बेटा, E1 के कारण हमने क्षैतिज डायरेक्शन निकाला, E1 cos थीटा, E2 इधर क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, इधर E1 sin थीटा, इधर E2 sin थीटा। तो हम बेटा ध्यान से सुनो, तो इधर जो इसके कारण जो होगी E1 sin थीटा और इसके कारण जो होगी E2 sin थीटा, ये दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर हैं और विपरीत डायरेक्शन में, बराबर और विपरीत। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, जब विपरीत डायरेक्शन में होंगे, स्टार्टिंग मैंने कहा विपरीत डायरेक्शन में होते तो बड़े में से छोटा घटा देते हम, बेटा यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं यार, तो दोनों को घटाओगे हम क्या जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब लंबवत घटक इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जो भी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी बेटा, तो वो क्या, अब क्षैतिज दिशा, इसमें मतलब क्षैतिज घटकों के कारण होगी, तो क्षैतिज घटक कौन सा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे,
यहाँ पर जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। आगे बेटा, हमें प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। देखो ये क्या बनना है आपका, 90 डिग्री का कोण। कितना बनना है बेटा, 90 डिग्री का कोण। ये बनना है आपका 90 डिग्री का कोण। ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया बेटा, बिंदु मान ली, ये मान ले रहे हैं ए, ये मान ले रहे हैं बी, तो कौन सा त्रिभुज होगा, ओ बी पी। अब ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेटा क्या होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान दो, समकोण त्रिभुज कुछ नहीं बेटा, बस ये चीज ध्यान सुनो, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी में बेटा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा कर्ल का मान क्या है हमारे, कर्ल सामने वाली यही तो बुझाए हमारी, मतलब बीपी का स्क्वायर। बेटा आधार, आधार हमारे यही तो है, मतलब ओबी का स्क्वायर प्लस लंब हमारे यही तो है बेटा, ओपी का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये टोटल 2l है, तो ये वाली कितनी दूरी हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगी। इधर भी ये वाली कितनी दूरी हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दो बेटा, ओबी, ओबी का मान कितना है, एल स्क्वायर। ओपी का मान कितना है बेटा, ओपी, ये दूरी कितनी मानी हमने, आर, तो ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। या बीपी स्क्वायर बराबर, या बेटा बीपी बराबर हम निकालेंगे तो स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ क्या चल जाएगा, अंडर रूट, चाहे आर स्क्वायर पहले लिख लो, एल स्क्वायर बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्क्वायर हटाए दूसरी तरफ अंडर रूट बीपी। इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार आप इधर चलोगे, ये दूरी कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज इधर भी बन रहा है, एल आर सेम टू सेम है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार एपी बराबर भी कितनी हो जाएगी बेटा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा एक जगह अभी हम जब डेरिवेशन डिराइव करेंगे तो एक जगह कॉज थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, कॉज थीटा की वैल्यू की, तो क्यों ना अभी ही निकाल ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। कॉज थीटा बराबर, कॉज थीटा बराबर बेटा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से देख लेना हम, अगर ध्यान ना हो बेटा, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा, आधार बेटा किसी त्रिभुज में चल लो आप, ओबी, ओबी है ना, ओबी क्या हो जाए मतलब एल, और कर्ण क्या है हमारे, ये बेटा दूर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आधार तो बेटा हमारे यही है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, कॉस थीटा की, किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें पता चल गई। ये रहा आपका बेटा निरक्षीय स्थिति का बहुत ही जबरदस्त तरीके से चित्र आपका, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना। मैंने क्या माना, डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। फिर से एक बार चित्र और ध्यान सुन लो, हमने क्या माना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो भाई वैद्युत द्विध्रुव तो होगा ही, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी, जिसका क्या माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है बेटा, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लिया पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर, इसके बेटा दोनों आवेशों के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। तब तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो किसके कारण होगी, क्षैतिज घटकों के कारण होगी। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। फिर से आप थ्योरी कैसे लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। बस इतना लिखना है, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, प्लस वही अपना पुराना तरीका आजमाएंगे बेटा, प्लस एक एक करके प्लस
क्यू आवेश के कारण प्लस, और इधर से लिख लो बेटा थोड़ा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, प्लस क्यू आविष्कार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही बेटा बिंदु आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर से। इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग क्या होगा बेटा, E1 बराबर 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान, वहां पर दूरी आर होती थी, यहाँ पर दूरी प्लस क्यू से कितनी है, पी की बेटा हमें पता है क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ाए तो आप भी क्या चढ़ा दोगे, स्क्वायर। या बेटा E1 बराबर हमारे निकल के आ जाएगा 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान, स्क्वायर से रूट हट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे भाई, प्लस क्यू के कारण हो गई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। अब इसके कारण कितनी है, E2 है, नहीं है, हमने क्या माने बेटा, माइनस क्यू के कारण क्या है, E2, E1 E2 EA BA कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक, E2 1/4 पाई के, वही सूत्र प्रयोग करेंगे बेटा, Q अपान, वहां पर दूरी R थी, यहाँ पर दूरी कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर चढ़ा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान, स्क्वायर से बेटा क्या होगा, रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर, बिंदु बेटा बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, साफ साफ सर जी दिखाई पड़ रहा है हमें, क्या है, E बराबर E1 cos थीटा, E बराबर है सर जी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सही है बात सर जी, E है, E1 का मान रख दो बेटा, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में क्या लगा है, cos थीटा लगा लो, प्लस E2 का मान क्या है सर जी, E1 और E2 हम देख रहे हैं कि एक जैसे हैं, सॉरी बेटा यहाँ पर स्क्वायर से मैंने क्या रूट नहीं हटाया, स्क्वायर से बेटा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है ना बेटा। हम क्या देख रहे हैं, E1 और E2 एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर जी, एक ही बराबर है। E2 का मान कितना है, 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में कॉज थीटा। अरे सर जी ये क्या हुआ, ये तो दोनों एक जैसे हो गए बेटा, है नहीं, लग रहा है दोनों एक जैसे, लग नहीं रहा, बिल्कुल एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे दोनों, नहीं जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे बेटा। जैसे x प्लस x जुड़ के क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, नहीं हो जाता, इसे भी आप x मान लो, इसे भी x मान लो, क्या कर लो, 2x कर लो बेटा, ठीक है ना। तो E बराबर, तो 2 गुणा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा, दोनों को हमने जोड़ दिया। इसे पूरा एक्स मान ले तो एक्स और एक्स 2x, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 की गुणा क्यू के साथ कर दो, 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमने कहा था स्टार्टिंग में कॉस थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो पड़ गई ना। कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हम बहुत पहले से चालाकी खेल चुके हैं बेटा। क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या है, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा देखो आगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बेटा इनको साथ में लिख लो, 2ql। बेटा ध्यान देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर कोई घात नहीं तो उसका मान क्या होता है, घात 1 हो गई। बेटा रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो घात 1 ये है और एक घात ये हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो घात 1 और 1/2 गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है बेटा। तो एक तो घात हो गई 1 और प्लस 1 हो गई जो रूट है, रूट का चाहे रूट चला लो तो या फिर घात लगा दो बेटा 1/2, ठीक है ना। बात एक ही है। तो 1/2 घात है, तो जोड़ेंगे कैसे, 2 एकम 2 प्लस का 1 और बटे 2, 2 और 1 3/2। कहने का मतलब टोटल जो इसकी घात होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, 3/2। क्यों हो जाएगी सर जी, यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर रूट का मतलब भी क्या होता है, घात 1/2। जैसे रूट एक्स नहीं लिखा है, रूट एक्स इसका मतलब है घात एक्स की घात 1/2। इसी का मतलब क्या है, घात 1/2। बेटा 1 और 1/2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 एकम 2, 1 3/2 घात टोटल हो जाएगी। मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 3/2 बेटा, ठीक है ना। अब देखो वही पुराना तरीका, यदि यदि एल का मान बहुत छोटा हो आर से, तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर, बेटा छोड़ने पर छोड़ दो भाई। जब एल का मान बहुत छोटा होगा तो एल स्क्वायर का तो और भी ज्यादा छोटा होगा बेटा, ठीक है ना। ई बराबर, यहाँ देख लो बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2ql। बेटा हमें पता है पी बराबर क्या होता है, क्योंकि पी बराबर क्या होता है बेटा, 2ql। पी बराबर 2ql। तो हम 2ql क्या, पी है क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किसमें बता चुके हैं बेटा, पहली क्लास में, ठीक है ना। एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, घात 3/2 तो घात 3/2। जब घात के ऊपर घात चढ़ी तो घातों क्या होती है, गुणा, 2 से 2 कैंसिल। मतलब ऐसे करो, 2 गुणा 3/2 बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा क्या निकल के आ गया, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर। बेटा 2 से 2 कट गया, आर की घात कितनी बची, 3। ये रहा आपका वो व्यंजक जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ले वही आ गया आपका व्यंजक, आपके रहा सामने। वायु, अगर एक चीज और कर लो बेटा नोट, क्या, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है ना। वायु निर्वात के लिए बेटा क्या हो जाए, के बराबर 1। क्या हो जाता है, के बराबर 1। जब के बराबर 1 हो जाएगा तो ई बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये रहा बेटा आपका वायु या निर्वात के लिए व्यंजक, ठीक है ना। तो बेटा आप लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से समझा होगा इसे, क्योंकि बेटा मैंने ऐसी कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं छोड़ी जो आपको विस्तार से ना बताई हो बेटा, ठीक है ना। बस आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बस आज के लिए इतना ही।
निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप बेटा आप ये समझ लो, अगर आपने सेकंड और ये थर्ड क्लास देख ली तो लॉन्ग में 5 नंबर आपके जबरदस्त आप क्या पकड़ आपकी बन चुकी है, ठीक है ना? ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है? आप ऐसी आपके मैं पक्के आप समझ के चलो, आप अगर कंटिन्यूअसली क्लास देख रहे हो तो आप ये मान के चलो फिजिक्स की टेंशन खत्म है। बस पर डे क्लास देखते रहो, बस एक क्लास 30 से 35 मिनट, 20 से 25 मिनट या 40 मिनट की कभी-कभार हो जाए, बहुत रेयर केस में, वरना 30 मिनट तक मैं फिनिश कर दूंगा। और आप ये मान के चलो बेटा, ठीक है ना, कि फिजिक्स आपकी कंप्लीट यहाँ से मैं करवा कर आऊंगा, ये मेरा आपसे क्या वादा। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो बेटा आपका एक लाइक तो बनता है क्लास पे, ठीक है ना? और वीडियो को शेयर भी कीजिए बेटा, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।